छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलूर यूनिवर्सिटी के सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर बीबीए पाठ्यक्रम के अनुसार आपके लिए एक कहानी संग्रह रखा गया है। समकालीन कहानियाँ उस कहानी संग्रह का शीर्षक है। जब हम सीखने जाएँगे कहानी, कहानी सीखने के उद्देश्य समझना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। अब हम इस कहानी संग्रह में एक कहानी पढ़ेंगे नशा। इस कहानी के रचनाकार है प्रेमचंद जी। कहानी सीखने के उद्देश्य में प्रेमचंद की कहानियों को समझना हमारा प्रथम उद्देश्य है। इसके साथ-साथ प्रेमचंद की रचनाएँ सामाजिक रचनाएँ हैं, सामाजिक कहानियाँ उन्होंने लिखी है। सामाजिक कहानियों का महत्व समझाना भी इस कहानी पढ़ने का उद्देश्य है। प्रेमचंद की प्रगतिवादी रचनाओं की महत्ता का बोध कराना और एक उद्देश्य है। तो जब हम ये कहानी सीखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इससे क्या परिणाम निकलते हैं, नतीजे क्या निकल सकते हैं, प्रेमचंद की रचना विधि समझ सकेंगे, किस प्रकार की वे रचना करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, भाषा में शब्दों का प्रयोग वे कैसे करते हैं, ये आदि विचार हम समझ पाएँगे। आर्थिक विषमता को प्रेमचंद की स्थिति कैसी थी, उस ज़माने के बारे में हम समझ पाएँगे। अधिकार की लत के दुष्परिणामों को समझ पाएँगे। जब हमें अधिकार मिलता है, विशेष रूप से इस कहानी से संबंधित वे बताना चाहते हैं कि अगर हमें अधिकार मिलता है, तो वो भी हमारे लिए एक उसका प्रभाव या कुप्रभाव ही पड़ता है, दुष्परिणाम ही निकलता है, इस प्रकार वे कहते हैं। इसे हम देखेंगे। इस कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्हें पहले उनका परिचय देखेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ। 31 जुलाई 1880 ईस्वी को और इनका मरण हुआ 1936 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान है लमही नामक एक ग्राम जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वे उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी कई कहानियां प्रकाशित हो चुकी है। 300 से ज्यादा कहानियां इन्होंने लिखी है। उनमें कफन, बड़े घर की बेटी आदि 300 से अधिक कहानियां हैं। इन्होंने 12 से भी अधिक उपन्यास लिखे हैं। उनमें गोदान, निर्मला, कर्मभूमि आदि प्रसिद्ध उपन्यास है। और इनका जो साहित्यिक आंदोलन था वह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। प्रेमचंद ने सिर्फ आदर्श की स्थापना करने के लिए नहीं या सिर्फ यथार्थ दिखाने के लिए नहीं, इन्होंने आदर्श की स्थापना करने के लिए यथा साथ करने के साथ-साथ यथार्थ का भी चित्रण अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में किया है। अब जो कहानी है हमारे लिए, जो नशा एक कहानी, उसकी क्या विशेषताएँ हैं? इसमें सामाजिक असमानता के बारे में बताते हैं, अमीर लोग, गरीब लोग आदि। अधिकार एक बुरी लत है। अधिकार जब हमें प्राप्त होता है, किसी को अधिकार मिलता है, तो उसका किस प्रकार हम पर बुरा असर पड़ता है, उसे दिखाया है। मौके के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन देख सकते हैं। जब हमें अच्छा मौका मिलता है या क्या जब हमारे लिए एक अमीर के रूप में रहने का ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तो आदमी बदल जाता है। कभी-कभी आदमी के पास पैसा मिलता है, तो आदमी अचानक बदल जाता है। और ज़मींदारों के अधिकार के बारे में और उनके दर्प के बारे में भी हम इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। तो कुछ नए शब्द देखेंगे इस कहानी से संबंधित। जायदाद का मतलब है संपत्ति जो हमारे पास होती है, मूल्यवान वस्तुएँ वे सभी जायदाद के अंदर आती है। दलील का मतलब है तर्क या सोच-विचार। आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोधित होना या गुस्सा प्रकट करना, दिखाना है। आपे से बाहर होना। न्योता देने का मतलब है न्योता देना या निमंत्रण देना, इनवाइट करना। खानसामा रसोइया जो अंग्रेजी या मुसलमान उनके घरों में जो खाना पकाते थे उनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता था, वह है खानसामा। अब हम देखेंगे नशा एक कहानी है, इसके रचनाकार है प्रेमचंद। नशा का मतलब है एक लत। ನಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಾವು ಯಾವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಶೆ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನಶೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕುಡಿದವರಿಗೆ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಅಮಲು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नशा कहानी ईश्वरी एवं बीर नामक दो युवकों की कहानी है। अब जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, कहानी का नाम है नशा। इसमें दो लड़कों की कहानी है, उनके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। एक है ईश्वरी ईश्वरी और दूसरा है बीर। ईश्वरी एक धनवान जमींदार का बेटा है, तो बीर एक निर्धन क्लर्क का बेटा है। यहाँ आप ऊंच नीच देख सकते हैं। जमींदार का बेटा ईश्वरी है और एक निर्धन क्लर्क का बेटा बीर है। बीर जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध करता है, क्योंकि यह गरीब है, अमीरों का विरोध करता है, उनके शोषण का विरोध करता है, उनके खिलाफ आवाज उठाता है। बीर हमेशा अपने दोस्त से चर्चा करता है, वाद विवाद करता रहता है। उनकी विलासिता के जीवन को अनैतिक बताता है। जो विलासिता के जीवन जीते हैं, तो उस जीवन को यह अनैतिक कहता है, नैतिकता के या नीति के विरुद्ध कहता है। इस पर तर्क भी करता है अपने दोस्त ईश्वरी के साथ। इसी विषय पर ईश्वरी और बीर हमेशा वाद विवाद करते रहते हैं। जमींदार का बेटा होने के कारण ईश्वरी के स्वभाव में जमींदारों के सारे गुण थे। जिस पर जमींदार अपने अधिकार चलाते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं, आदेश देते हैं, नौकर उनसे काम लेते हैं, ये सब कुछ, ये सारे गुण ईश्वरी में थे। और फिर भी बीर के साथ अच्छा व्यवहार करता था, क्योंकि यहाँ बीर ईश्वरी के साथ पढ़ता था, सहपाठी था और साथ में वास भी करता था। इसलिए वह कभी अपना अधिकार, अपना दर्प वह बीर पर कभी नहीं दिखाता था। बीर जमींदारों के प्रति जो आलोचना रखता था, उस विषय में भी ईश्वरी कभी उत्तेजित नहीं होता था। कभी का हमेशा बीर क्या करता, जमींदारों की निंदा करता था, उनकी आलोचनाएं करता था, फिर भी ईश्वरी उसके प्रति कुछ नहीं कहता था। उन्हें उसे पता था कि जमींदारों के ये गुण अच्छे नहीं है, फिर भी वह नहीं छोड़ पाता था। इसीलिए वह कभी उत्तेजित होकर उससे झगड़ा नहीं करता या बात करना नहीं छोड़ता था। अब की दशहरे में यह आपको पता चला है, ईश्वरी और बीर दोनों दोस्त है। बीर दोनों पढ़ते थे इलाहाबाद में और एक ही साथ रहते थे। और अब छुट्टियों के दिन घर जाने का समय है। अब क्या होता है, दशहरे की छुट्टियों में, दशहरे की छुट्टियां आई हैं, दशहरा हॉलीडेज, छुट्टियों में बीर घर नहीं जाना चाहता था। छुट्टियां, कई दिनों की छुट्टियां मिली है, लेकिन बीर अपना घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा नहीं थे। वह घर की हालत जानता था। ईश्वरी बीर को अपने घर आने का न्योता देता है। जब ईश्वरी को पता चलता है कि बीर इस बार दशहरे की छुट्टियों में अपने घर नहीं जा रहा है, तो ईश्वरी क्या करता है, अपने साथ अपने घर को उसे बुलावा देता है, बुलाता है। न्योता देना, न्योता निमंत्रण देना, अपने घर अपने साथ आने के लिए कहता है। तो बीर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बीर को भी यह अच्छा मौका था, क्योंकि उसके घर जाने से कुछ नहीं मिलता था। तो ईश्वरी के घर, क्योंकि ईश्वरी एक जमींदार का बेटा था, उसके घर जाकर वहीं दशहरे की छुट्टियां बिताने की बात सोचता है। ईश्वरी बीर से कहता है कि गांव जाने के बाद तुम जमींदारों की निंदा मत करना, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। ईश्वरी जाने से पहले या बीर को अपने साथ ले जाने से पहले उसे चेतावनी देता है कि वहां जाकर, यहाँ तुम मेरे साथ हमेशा क्या करते हो, जमींदारों की निंदा करते रहते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन गांव जाने के बाद उनके सामने, मेरे घर वालों के सामने, जमींदारों के सामने या गांव के लोगों के सामने कभी जमींदारों की निंदा मत करना, शिकायत मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरा मामला, पूरा वातावरण बिगड़ बिगड़ सकता है। जमींदार भी इसी दावे से शासन करते हैं कि असामियों को उनकी सेवा करने के लिए पैदा किया गया है। जमींदार क्या सोचते हैं, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम उन लोगों से, बेगारों से काम ले, और जो गरीब लोग होते हैं वे भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारा जन्म
जमींदारों की सेवा करने के लिए ही हुआ है, इसलिए इस वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश मत करना। इस प्रकार एक चेतावनी देकर ईश्वरी वीर को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अब घर जाना है, घर जाने के लिए वहाँ वह ईश्वरी क्या करता है, रेल की सेकंड क्लास की टिकट बुक करवाता है। रेल में जाना है, सेकंड क्लास का मतलब है यहाँ थर्ड क्लास, इंटर क्लास और सेकंड क्लास, एक अच्छा दर्जा है। वीर इससे पहले कभी इंटर क्लास में भी नहीं गया था, इंटर क्लास सेकंड क्लास से थोड़ा कम है, नहीं गया था। गाड़ी रात के 9 बजे की थी, रात के 9 बजे गाड़ी आने वाली थी, ट्रेन आने वाली थी। जब दोनों रिफ्रेशमेंट लेने जाते हैं, रात का खाना खाना है, इसलिए पास में जो रेलवे स्टेशन में एक होटल था, वहाँ खाने के लिए दोनों जाते हैं। तो खान सामोन ने पहचानने में देरी नहीं की, जो वहाँ जो खान सामे थे, जो रसोइये थे, उनको पता चलता है कि यह ईश्वरी है, यह एक ज़मींदार का बेटा है, उन सबको पता चलता है। और उन्हें पता चल गया कि कौन मालिक है और कौन पिछलग्गू है। तो वे दोनों थे, एक ईश्वरी और उसके पीछे था वीर, और उन खानसामों को पता चल गया कि यहाँ ज़मींदार का बेटा कौन है और उसके पीछे आने वाला कौन है। यहाँ वीर, उसके पीछे आने वाला पिछलग्गू है। ईश्वरी नौकरों को अठन्नी देता है, खाना खाने के बाद, चाय-पानी करने के बाद वे बाहर आने से पहले उनको अठन्नी दे देता है। अठन्नी का मतलब है एंटाने, 50 पैसा। अठन्नी देता है तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। टिप्स देता है 50 पैसे या अठन्नी। वह सोचता है कि अपने पिता के वेतन से ज़्यादा इन खानसामों को बख्शीश मिल जाता है। वीर सोचता है, मेरे पिताजी को इतना वेतन ही नहीं मिलता, उससे ज़्यादा इन पे लोगों को टिप्स मिलता है। रेल आने पर जब दोनों सवार होते हैं तो खानसामा लोग ईश्वरी को सलाम करते हैं, मगर वीर की तरफ देखकर भी अनदेखा करते हैं। रेल आ जाती है तो जाने से पहले, रेल चढ़ने से पहले ये सभी खानसामा में आकर क्या करते हैं, ईश्वरी को सलाम करते हैं, अपना गौरव दिखाते हैं, लेकिन वीर की ओर देखते तक नहीं। सुबह होते-होते वे दोनों मुरादाबाद पहुँचते हैं। स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए कई आदमी आए थे, मुरादाबाद पहुँच गए, अपने गाँव पहुँच गए। वहाँ कई आदमी आए हैं क्योंकि ज़मींदार का बेटा आ रहा है। उन्होंने उनका इनका लगेज लिया, जो बेगार लोग थे, वे सभी इनका लगेज उठाकर चलने लगते हैं। वीर को देखकर ईश्वरी से पूछते हैं कि ये आपके साथ पढ़ते हैं क्या? वहाँ 2 लोग थे जो भद्र पुरुष थे, वे दोनों उनमें से एक पूछता है, "क्या ये आपके साथ पढ़ते हैं?" किसको देखकर पूछते हैं? वीर को देखकर, क्योंकि वीर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह एक ज़मींदार का बेटा है, क्योंकि वह एक साधारण गरीब क्लर्क का बेटा है। तब ईश्वरी वीर का परिचय एक ऐसे धनवान ज़मींदार के रूप में कराता है, जो कि महात्मा गांधी का भक्त होने के कारण धनवान होते हुए भी निर्धन का सा जीवन व्यतीत करता है। यहाँ ईश्वरी अपनी होशियारी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कहता है कि यह मेरा जो दोस्त है, यह भी एक अमीर है, एक ज़मींदार का बेटा है, लेकिन महात्मा गांधी जी का भक्त होने के कारण यह इतने साधारण वेश में, लिबास में आया है। और आगे इस परिचय से जब वे लोग जो भद्र पुरुष थे, वे सुनते हैं उसका परिचय, तो वीर की धाक जम जाती है, वीर को वहाँ बहुत महत्व मिलने लगता है। वो लोग उसे गांधी जी वाले कुँवर साहब के नाम से पुकारने, सभी उसे गांधी जी वाले कुँवर साहब, तो इसका नाम इतना महत्व पा गया कि सभी गांधी जी वाले कुँवर साहब ही बुलाने लगते हैं। ईश्वर के साथ-साथ वीर का भी भरपूर स्वागत-सत्कार किया जाता है। यहाँ उस घर में ईश्वरी का जितना आदर-सत्कार होता था, उससे भी ज़्यादा सत्कार वीर का होने लगा, क्योंकि वीर एक ज़मींदार का बेटा होने के बावजूद वह एक साधारण लिबास में ನಜರ್ ಆ रहा है। तो ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಇವನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈಶ್ವರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ.
ईश्वरी तो ज़मींदारी विलास का अभ्यस्त था ही, वो तो ये ज़मींदार का बेटा था, वो सभी जो विलास की सामग्रियाँ थी, उसके लिए अभ्यस्त थी। पर वीर को यह सम्मान पहली बार मिल रहा है। लेकिन वीर के लिए तो यह तो नया है, उसे सलाम सलाम करने वाला, उसका आदर करने वाला, कोई उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन पहली बार उसे इतना सम्मान मिल रहा है, गौरव मिल रहा है, सेवा मिल रही है। यद्यपि वह जानता है कि ईश्वरी ने उसका झूठा परिचय कराया है। उसे पता है, ईश्वरी ने जो कुछ भी कहा उन भद्र पुरुषों से कि यह बड़ा ज़मींदार का बेटा है, महात्मा गांधी जी का भक्त होने के कारण इतने साधारण लिबास में है, फिर भी यह सब कुछ झूठ है, उसे पता था, लेकिन उसे वह झूठ, झूठ नहीं लगा। वह पर स्वागत-सत्कार में वह अंधा होकर वह अपना आपा खो बैठता है, उसे नशा हो जाता है, उस अधिकार का नशा, गौरव का नशा, ज़मींदारी का नशा उस पर चढ़ जाता है। अब वह एक साधारण बालक के रूप में, एक गरीब क्लर्क के बेटे के रूप में नहीं नज़र आता, अपने आप को एक ज़मींदार का बेटा मानने लगता है और उसी प्रकार अपना अधिकार नौकरों पर चलाने लगता है। देखिए किस प्रकार वीर बदल गया। कुछ ही दिन के लिए गया था, दशहरे की छुट्टियाँ मनाने के लिए, उतने में ही वह पूरी तरह से बदल जाता है। पहले जिन बातों के लिए वो ज़मींदारों की निंदा किया करता था, वह हमेशा जब अपने दोस्त के साथ, ईश्वरी के साथ हॉस्टल में रहता था, तब हमेशा ज़मींदारों की निंदा करता था, कि ज़मींदार नौकरों पर इतना काम लेते हैं, उन पर अपना अधिकार चलाते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं। इतनी सारी उनकी कमियों को बहुत दिखाता था, लेकिन अब खुद नौकरों पर अपना अधिकार चला रहा है, अपना गुलाम बना रहा है, उनसे सेवाएँ ले रहा है। अब उसकी निंदा को ज़मींदारों की निंदा वह नहीं कर रहा है, क्योंकि वह खुद अपने आप को ज़मींदार मानने लगा है। जैसे नौकरों से अपने पैर दबवा रहा है, अपना सारा काम करवाना पहले उसके लिए अच्छा नहीं लगता था। वह निंदा करता था इसी विषय पर, लेकिन अब स्वयं भी उन आदतों में लिप्त होने लगा है। अब पूरी तरह से वह उसी में लिप्त हो गया है। ईश्वरी चाहे थोड़ा काम अपने आप कर भी ले, पर गांधी जी वाले कुंवर साहब नौकरों का काम भला अपने हाथों से कैसे करते? ईश्वरी कभी-कभी अपने हाथों से काम कर लेता था। वह अभ्यस्त था, ज़मींदार का बचपन से पैदाइशी वह ज़मींदार का बेटा था। अगर वह कर ले, लेकिन यह कभी अपने हाथ से कोई काम, एक छोटा-सा काम भी नहीं करता, एक दीप जलाने का काम भी वह नहीं करता था, एक बिस्तर बिछाने का काम भी वह नहीं करता था। सबके लिए वह नौकर को बुलाता था। नौकरों का काम भला वो अपने हाथों से, वह सोचता कि मैं नौकरों का काम मैं अपने हाथों से क्यों करूं? इस प्रकार तो देखिए उस पर अधिकार का कैसा नशा चढ़ गया है। देखिए यह शीर्षक कितना सार्थक है। अधिकार का, जमींदारी का नशा किस पर उस पर चढ़ रहा है। नौकरों से जरा भी भूल हो जाती, काम करते समय अगर नौकरों से भूल हो जाती, तो तुरंत वह क्या करता, कुंवर साहब उन पर आग बबूले हो जाते, इतना गुस्सा उतारते कि उन्हें गालियां देते, उन पर अपना सारा गुस्सा उतारते थे। इस प्रकार अपने आप को एक सच्चा जमींदार ही मानकर वह अपना अधिकार चलाने लगा था। जिन बातों से उसे चिढ़ थी, अब उन्हीं बातों को वह अपना अधिकार समझ रहा है। झूठ-मूठ के कुँवर साहब का नशा टूटते देर नहीं लगती। कई दिन तक वह पढ़ने के लिए आया था, अपने दोस्त के साथ, ईश्वरी के साथ छुट्टियाँ मनाने आया था, लेकिन यहाँ जो नशे में वह डूब गया था, अब वह अब उससे बाहर आने के लिए उसे बहुत मुश्किल हो रहा है। एक ठाकुर आता है, इससे कुछ माँगने के लिए कहता है, "जब मुझे इख्तियार मिलेगा तब मैं तुम्हें अपना अपनी अपनी कार का ड्राइवर बना लूँगा, तुम ड्राइवर के रूप में मेरे साथ रहो।" इस प्रकार जब वो आश्वासन भी देता है, तब वह ठाकुर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को मारता है और वहाँ के महाजन से झगड़ा भी करता है। इस प्रकार वह झूठा-झूठा जो आश्वासन भी देने लगता है। लेकिन यह जो नशा चढ़ा था, यह उतरने में ज़्यादा समय नहीं लगा। छुट्टियाँ खत्म हुई, सभी दुर्गा पूजा खत्म करके वापस लौट रहे थे। अभी वापस हॉस्टल जाने का समय आ चुका है।
कुंवर साहब का नशा टूटते देर नहीं लगती है। ईश्वरी के घर से लौटते समय रेलगाड़ी खचाखच भरी हुई थी। घर से वापस हॉस्टल जाने समय ट्रेन में इन्हें सीट नहीं मिली। रिजर्वेशन तो था, लेकिन सीट इन्हें नहीं मिली। अब नए नवेले कुंवर साहब को ऐसी असुविधा कैसे बर्दाश्त होती। इसीलिए उन्हें इंटरमीडिएट क्लास में भी स्थान जगह सीट नहीं मिली और जो थर्ड क्लास में इन्हें जाना पड़ा। और वहां जाने के बाद तीसरे दर्जे में सफर करने की नौबत आ गई, तो वहाँ यह इसके लिए असुविधा लगने लगी। इन्हें कैसे क्योंकि इतने बड़े महल में रहकर आया था छुट्टियों के दिन, अब वह कैसे बर्दाश्त सहन करता। क्रोध में एक आदमी आया, यह दरवाजे के पास बैठा था, एक आदमी आया, आदमी के पीठ पर एक गट्ठर थी। वह गट्ठर गट्ठर बाँध कर आया था और जब वो उठता और बैठता, क्योंकि हवा के कारण हवा वहाँ नहीं आ रही थी, यह बूढ़ा आदमी था एक आदमी। जब वो उठता ट्रेन में जाते समय और बैठता, तो उसके उसकी पीठ पर जो गट्ठर थी, उससे तीर को रगड़ता था। से उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राजा की तरह जी रहा था उनके घर में, अपने दोस्त के ईश्वरी के घर में, और उसे गुस्सा आया और वह क्रोध में आकर उस आदमी को, वह अपने पास बैठे जो कात में यात्री बैठता था, कभी खड़ा हो जाता था, उसकी गठरी से इसे तकलीफ होती थी, यात्री की, जो साथ में उस आदमी की पिटाई कर देता है, मारता है उसे। जब वो पूछता है क्यों मारते हो बाबूजी, तो फिर से 2-4 बार उसे तमाचा लगाता है, क्रोध में आकर उसे, जिससे पूरे डिब्बे में हंगामा मच जाता है। पूरे डिब्बे में जितने भी सारे लोग थे, वे सभी यहाँ वीर की ही निंदा करने लगते हैं। अगर तुम ऐसे आदमी हो, बड़े आदमी हो, तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तो तुमने उसे मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार सभी गालियाँ देते हैं, इसी की आलोचनाएँ करने लगते हैं। तो इस स्थिति को देखकर ईश्वरी अपने दोस्त वीर से कहता है, खींच कर ईश्वरी वीर को फटकार कर कहता है, यहाँ डाँटता है, "व्हाट एन इडियट यू आर वीर! व्हाट एन इडियट यू आर वीर! तुम कैसे इडियट हो?" इस प्रकार कहकर ईश्वरी अपने दोस्त वीर का नशा उतार देता है। इस प्रकार कहानी यहाँ खत्म हो जाती है और इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि एक आदमी जब अपने पास जो सुविधा नहीं होती, तब तक उसके बारे में, जो उस सुविधा को भोगते रहते हैं, उसकी निंदा करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, हमसे भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जब वही चीज़ें हमें मिलती है, हम उसका उपभोग करने लगते हैं, हम किसी चीज़ की तब निंदा नहीं करते। आदमी परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, इसे दिखाने के लिए यहाँ प्रेमचंद ने इतनी सुंदर कहानी लिखी है। यह कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।